तो आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रॉनिक की इस सीरीज़ में, जहां हम आज यूनिट 5 पहले पढ़ने वाले हैं। तो ये यूनिट बहुत ज़्यादा डिमांड में थी, इसीलिए मैं ये यूनिट पहले लेकर आ रही हूँ। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट्स। इस यूनिट में हमें सिर्फ 4 चीज़ें पढ़नी है: डिजिटल वोल्टमीटर, मल्टीमीटर, एक CRO और डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप यानी कि DSO। ये 4 टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, जिसमें से इन दोनों में एक क्वेश्चन कोई भी एक आ सकता है, और ये दोनों तो ज़रूरी है कि ये दोनों में से एक आएगा। तो पहले हम जान लेते हैं एनालॉग सिग्नल्स और डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं। जो कंटिन्यूस वेव फॉर्म में होते हैं वो होते हैं एनालॉग सिग्नल्स, और जो अलग अलग पल्स पे यानी कि अलग अलग पल्स जनरेट करते हैं और अलग अलग टाइम पर हमें अलग अलग वैल्यूज़, डिस्क्रीट वैल्यूज़ देते हैं, उनको डिजिटल सिग्नल्स कहते हैं। ये 0s and 1 के फॉर्म में होते हैं। डिजिटल वोल्ट मीटर, इसके नेम से समझ में आ रहा है कि ये वोल्टेज को मेजर करता है किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच, और कोई भी वैल्यू हो, AC हो या DC हो, हमने वो दोनों इनपुट में दिया हुआ है, तो उसको वो डायरेक्टली हमें नंबर के फॉर्म में या डेसिमल, जैसे हम बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, उसके फॉर्म में हमें स्क्रीन पर डिस्प्ले करके देगा। ओके। और यहाँ पर जो एनालॉग वोल्टेज है उसको BCD यानी कि बाइनरी कोडेड डेसिमल के में कन्वर्ट किया जाता है और फिर डिकोड करके हमें स्क्रीन पर दिखाया जाता है। अब DVM के 2 टाइप्स हैं, एक रैम्प टाइप और एक इंटीग्रेटेड, जिसमें से ये पार्ट हमें पढ़ना है क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है। ये है बेसिक डिजिटल वोल्ट मीटर का डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम, जहाँ से इनपुट एनालॉग सिग्नल जाएगा, फिर ये एनालॉग सिग्नल डिजिटल में कन्वर्ट होगा। कन्वर्ट होने के बाद इस सिग्नल को प्रोसेस किया जाएगा कि इसमें क्या है, एंड देन प्रोसेस करने के बाद ये हमें डिस्प्ले दिखाई देगा डिजिटली फॉर्म में। रैम्प टाइप DVM ये बहुत ज़्यादा पूछते हैं, मीन डायरेक्टली भी पूछ लेते हैं कि रैम्प टाइप की वर्किंग और प्रिंसिपल बताना है। अब इसको पढ़ने से पहले हम एक बार जान लेते हैं कि इस पूरे DVM में रैम्प टाइप में जो मेन हार्ट होता है, यानी कि जिसकी वजह से पूरा काम चल रहा है, वो है रैम्प जनरेटर। जिस तरीके से कंप्यूटर में CPU होता है, उस तरीके से इस पूरे डिवाइस में रैम्प जनरेटर उसकी तरह वर्क करता है, यानी कि उसका हार्ट है। सो इस तरीके से ये है ब्लॉक डायग्राम, जहाँ पर ये है रेंजिंग एटेन्यूएटर, यहाँ पर ये है इनपुट कंपैरेटर, एक ग्राउंड कंपैरेटर, रैम्प जनरेटर, ऑसिलेटर, गेट, काउंटर एंड रीड आउट। सो इसको एक बार वर्किंग समझ लेते हैं। तो यहाँ से जैसे ही सिग्नल अंदर जाएगा तो रेंजिंग अटेन्यूएटर क्या करेगा, सिग्नल को एम्पलीफाई कर देगा। अगर सिग्नल छोटा है तो एम्पलीफाई कर देगा, यानी कि बड़ा कर देगा, मीन्स ऐसे सिग्नल छोटा सा है तो इसको ये एम्पलीफाई कर देगा, या फिर अगर वो बड़ा है, बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, तो उसको अटेन्यूएट कर देगा, यानी कि जो डिस्टर्बेंसेज हो रहे हैं उनको कम करके छोटा कर देगा, यानी कि रिड्यूस कर देगा। फिर वो सिग्नल यहाँ जाएगा इनपुट कंपैरेटर के पास। अब जैसे ये यहाँ जाएगा तो यहाँ से रैम्प जनरेटर होगा जो रैम्प सिग्नल जनरेट करेगा। रैम्प सिग्नल क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम हम बढ़ाते हैं तो टाइम के साथ एकदम से जो वैल्यू बदलती है उसको रैम्प कहते हैं। जैसे कि इस ग्राफ में हम देखेंगे, यहाँ से रैम्प सिग्नल जैसे गया तो ये जो स्लोप दिखाई दे रही है एक तरीके का रैम्प सिग्नल है, ये इस टाइप से। ओके, तो यहाँ से रैम्प सिग्नल जाएगा। अब ये इनपुट कंपैरेटर क्या करेगा, जो यहाँ से आउटपुट आया वो और यहाँ से रैम्प सिग्नल ने जो दिया, उन दोनों को कंपेयर करके इसको गेट को देगा। ओके, एंड उसी वक्त ग्राउंड कंपैरेटर क्या करेगा, रैम्प जनरेटर और ग्राउंड कंपैरेटर और जो ग्राउंड सिग्नल है उन दोनों को कंपेयर करके इस गेट को देगा। ऑसिलेटर का काम क्या है कि ये एक टाइम सिग्नल जनरेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ से जब ये इनपुट आउटपुट आ जाएंगे, जैसे ही यहाँ से आ जाएंगे तो ये गेट क्या है, ओपन हो जाएगा। गेट ओपन हो जाएगा तो ये काउंटर काउंट करेगा, एंड देन और फिर जो भी ये काउंट करने के बाद ये हमें डिस्प्ले कराकर वैल्यू दे देगा। सो इस तरीके से रैम्प DVM काम करता है। अब यहाँ पर एक और सैम्पल्ड रेट मल्टी वाइब्रेटर होता है, जिसका काम होता है कि जैसे ही एक बार इसने इसको सिग्नल दे दिया तो जब ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा तो ये इसको रीसेट कर देगा और फिर से एक नया रैम्प जनरेट होगा। ओके, इसका ये वेव फॉर्म भी पूछा जाता है जिसे हमें बनाना है। ये है इनपुट सिग्नल जो हम भेजते हैं, और ये है रैम्प सिग्नल इस तरीके से, और ये टोटल टाइमिंग यहाँ से कैलकुलेट होगी और यहाँ से क्लॉक पल्स जनरेट हो रही होगी जो कि काउंटर पर जाएगी। सो ये हमें बनाना है। सो ये पूरी थ्योरी है, इसको पढ़ेंगे तो जो मैंने बताया है पूरा वही इसमें लिखा हुआ है।
नेक्स्ट इसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल क्या है, इसका बेसिक ऑपरेटिंग प्रिंसिपल क्या है, वही रैंप। तो क्या होगा, जो रैंप वोल्टेज होगा वो अपना लेवल से मतलब अपने लेवल से 0 लेवल तक आने में उसे कितना टाइम लग रहा है वही काउंट करता है ये, और उसी प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। जैसे हमने देखा कि यहाँ पर जो ये सिग्नल था इसको 0 आने में ये यहाँ तक आने में जो टाइम इसने लिया, यानी कि ये वाला टाइम ये कैलकुलेट करता है और वही ऑसिलेटर इसको क्लॉक पल्स को देता है उस टाइम पे, तो वही हमें कैलकुलेट करके देता है वैल्यू। तो ये इसको यूज़ करता है। फिर आते हैं इसके एडवांटेजेस, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछते हैं कि सिंपली इसका आउटपुट जो है स्क्रीन पर एक्यूरेटली दिखता है, यानी कोई एरर नहीं होता है। रीडिंग्स जो है वो बहुत फास्टर ले लेता है। जो आउटपुट सिग्नल है उसको रिकॉर्ड भी किया जा सकता है। ओके, देन ये पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है, कहीं भी ले जा सकते हैं, और ये गुड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है किसी भी वोल्टेज रेंज में। मीन्स कोई भी वोल्टेज रेंज हो ये उसके लिए डिस्प्ले कराएगा वैल्यू को, कोई बाउंडेशन नहीं है इसमें। नेक्स्ट आते हैं डिजिटल मल्टीमीटर, ये भी बहुत पूछा गया है। मल्टीमीटर बेसिकली नेम से समझ आ रहा है जो मल्टीपल काम करे, मल्टीपल चीज़ों को मेजर करे। तो ये एक से ज़्यादा क्वांटिटी को मेजर करता है, और ये किस को मेजर कर सकता है, रेजिस्टेंस को, वोल्टेज को, करंट को, इंडक्टेंस, फ्रीक्वेंसी, इन सबको। ठीक है, मल्टीमीटर बेसिकली दो होते हैं, एक एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग में कॉइल यूज़ होती है और डिजिटल में डिजिटल डिस्प्ले होता है जो हमें दिखाता है, और एक फंक्शन सिलेक्टर स्विच होता है। ओके, जो रोटेट होता है। तो हमें डिजिटल वाला पार्ट पढ़ना है। का ब्लॉक डायग्राम है जहाँ पर एक हाई यहाँ से वोल्टेज जाएगा, एक लो जो शंट से कनेक्टेड है। अब डिजिटल वोल्ट मीटर में एक नॉब लगी होती है इस तरीके से, उसको अगर उसमें इस तरीके से होते हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस मेजर होगा, यहाँ फ्रीक्वेंसी, यहाँ इंडक्टेंस, यहाँ पर वोल्टेज। तो फिर हम इसको रोटेट करेंगे इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में जो वैल्यू चाहिए। तो बेसिकली भी हमने 3 चीज़ें ली हैं। अगर जैसे ही इनपुट देगा, ये यहाँ से इनपुट देगा तो ये बंद हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। हमने चेक किया कि हमें मतलब अगर हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो ये इसको क्लोज कर देगा, तो यहाँ से फिर आगे पास होके फिर यहाँ जाएगा, ये क्लोज होके फिर ये कन्वर्ट होके इसको डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, अगर इन केस हमने नॉर्मल डीसी दिया तो ये नॉर्मल डीसी यहाँ से डीसी अटेन्यूएटर इसको एम्पलीफाई कर देगा या डी एम्पलीफाई कर देगा, जो भी करना है। फिर उसके बाद ये सीधे सीधे जाके इसको कन्वर्ट करके डिजिटल डिस्प्ले करा देगा। या फिर ये इसको कनेक्ट करके एसी यहाँ से पहुँचाएगा। अब एसी पहले डीसी में कन्वर्ट होगा और फिर जाएगा इसके पास, फिर एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट होगा एंड देन डिस्प्ले हो जाएगा डिजिटल फॉर्म में। सो इस तरीके से काम करता है। तो जो भी हम क्वांटिटीज़ मेजर करते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, वो 2 बेसिस पे होती हैं, या तो वो करंट सेंसिंग होंगी या वोल्टेज सेंसिंग होंगी। अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होंगी नेचर में तो एनालॉग मल्टीमीटर यूज़ करेंगे, अगर वो वोल्टेज सेंसिंग होंगी तो डिजिटल हम वोल्ट मीटर का यूज़ करेंगे। ओके, तो वही मैंने यहाँ पे बता दिया कि इसमें एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है मेन, और एक डिस्प्ले यूनिट होता है, और AC टू DC अटेन्यूएटर होता है, ओम्स कन्वर्टर, ये मेन यूनिट्स हैं इसके। और इसमें एक रोटेटिंग नॉब होता है जिसकी मदद से हम सिलेक्ट कर सकते हैं हमें कौन सी वैल्यू चूज़ करनी है। फिर DC कन्वर्टर क्या कर, AC को DC में कन्वर्ट कर देगा, और ओम्स कन्वर्टर मेजर करेगा रेजिस्टेंस को। तो इन पॉइंट्स में वही लिखा है जो मैंने यहाँ बताया है कि ये इसके मेन यूनिट्स हैं और कैसे कैसे सिग्नल प्रोपगेट होता है, एंड देन उसके बाद हमें वैल्यू डिस्प्ले होती है। ओके, तो इसमें हमें देखना है कि यहाँ 2 स्विचेस हैं। एक स्विच यहाँ से कनेक्ट कर रहा होगा, हमें जिस भी रिस्पेक्टिव वैल्यू कनेक्ट करना है, इसको या फिर इसको, और यहाँ पे भी तीनों में से किसी एक को कर रहा होगा, या तो इसको या फिर इसको या इसको, किसी को भी। एडवांटेजेस क्या है, इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, इसमें इनपुट एम्पिडेंस बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब हम कितना भी इस पर वोल्ट कोई भी वैल्यू हो, कितनी भी बड़ी हो, इस पर लोडिंग का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ओके, इस पर क्लियर रीडिंग ऑब्टेन होती है, उतना कॉस्टली नहीं है, और जो डिस्प्ले है वो ऑटोमेटिकली प्रोवाइड हो जाता है। देन इलेक्ट्रिकल आउटपुट इंटरफेस की तरह वर्क करता है अगर हम कोई एडिशनल इक्विपमेंट यूज़ करें। अब इसके एप्लीकेशंस देख लेते हैं कि ये AC DC वोल्टेज या करंट को मेजर करने
के लिए होता है, ये तो हमने सारे देख ही लिए थे। और क्या क्या कर सकता है ये, डायोड को चेक कर सकते हैं इसकी हेल्प से, बैटरीज को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है CRO, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 100% आता है। CRO को बेसिकली काम क्या है कि जो हमें विजुअलाइजेशन दे, मीन्स हमें वेव फॉर्म को दिखाए, हमें कैसे पता कि ये वेव फॉर्म ऐसी ही होगी, तो उसको ये हमें दिखाता है, विजुअलाइज कराता है। अब इसका एडवांटेज क्या है कि ये सिर्फ वोल्टेज को मेजर नहीं करता है, बल्कि उसका शेप भी दिखाता है, उसकी वेव फॉर्म का शेप दिखाता है। अब ये पढ़ने से पहले हमें जानना है कि CRO जो है वो CRT पर बेस्ड है, कैथोड रे ट्यूब पर। ये एक कंपोनेंट है जो CRO के अंदर यूज़ होता है। तो पहले हमें इसकी वर्किंग देखनी है, फिर हम पढ़ेंगे CRO की वर्किंग। तो ये टॉपिक CRT कभी कभी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है या फिर इसके साथ पूछा जाता है। ओके, जो कैथोड रे ट्यूब है वो इस प्रकार से होती है, जिसमें 3 सेक्शंस होते हैं। एक ये इलेक्ट्रॉन गन असेंबली, और एक ये डिफ्लेक्शन प्लेट्स, और एक ये फॉस्फोरस स्क्रीन। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। इसमें क्या होता है, ये CRO का हार्ट है, क्योंकि पूरा काम ये कर रहा होता है। अब यहाँ से क्या होगा, जो गन है वो इलेक्ट्रॉन बीम पास करेगी। जैसे ही पास करेगी तो यहाँ पे एक और डिवाइस लगा होता है, उसे बनानी है। वो डिवाइस क्या करता है, इसको फोकस करता है, फोकस करेगा, फोकस होके ये फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से ये वर्टिकली डिफ्लेक्ट करेगी उस बीम को, फिर जैसी जाएगी यहाँ से ये हॉरिजॉन्टली डिफ्लेक्ट करेगी, मतलब वो उसमें सेट होगा कि इस कितना अकॉर्डिंग करना है। फिर वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक बीक यहाँ पर टकराएगी, और जैसे ही टकराएगी तो यहाँ से कुछ एलिमिनेशन क्रिएट होगा जो हमें दिखाई देगा। ओके, इन तीनों पॉइंट्स में लिखा है इलेक्ट्रॉन गन असेंबली, डिफ्लेक्ट प्लेट्स एंड फॉस्फोरस स्क्रीन। अब इसमें इलेक्ट्रॉन गन के 3 पार्ट्स हैं, हीटर, कैथोड और एक एक्सेलरेटिंग एंड फोकसिंग एनोड, जिसमें से कैथोड क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के प्रोपगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और जो एनोड होगी वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर रही होगी और स्पीड दे रही होगी। ओके, डिफ्लेक्शन प्लेट्स में एक हॉरिजॉन्टल होगी जो एक्स डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगी, वर्टिकल प्लेट जो वाई डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगी। फॉस्फोरस स्क्रीन क्या करेगी, जो भी फोकस एक्सेलरेटेड और डिफ्लेक्टेड बीम आई है वो इसी स्क्रीन पर स्ट्राइक हो जाएगी, और इसकी जो इनर साइड होगी वो फॉस्फोरस से कोटेड होती है, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करती है और हमें वेव फॉर्म में दिखाई देती है। अब देख लेते हैं ब्लॉक डायग्राम CRO। अब अभी तक हमने सिर्फ इतना पार्ट पढ़ा था। अब इसको हमें पूरे CRO में कैसे वर्क करता है ये हमें देखना है। जैसे क्या होता है, इनपुट सिग्नल यहाँ से जाता है तो एक एम्पलीफायर होता है वर्टिकल एम्पलीफायर और एक हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर। ये कनेक्टेड होता है इससे वर्टिकल प्लेट से, और हॉरिजॉन्टल वाला हॉरिजॉन्टल प्लेट से। अब हमें ये तो पता है कि हमें उन दोनों को डिफ्लेक्ट करना है, पर कितना डिफ्लेक्ट करना है हमें, मीन्स क्योंकि जो हमें वेव दिखाई देती है वो कभी कभी ऐसी दिखाई देगी, कभी हमें छोटे एम्पलीट्यूड की दिखाई देगी, कभी हमें एम्पलीट्यूड इस टाइप का दिखाई देगा। तो ये एम्पलीट्यूड, ये स्केलिंग कौन डिसाइड करेगा, ये एम्पलीफायर्स। तो ये स्केलिंग और सेंसिटिविटी ये दोनों डिसाइड करते हैं। अब जब वर्टिकली आगे जाता है तो उस वक्त ये यहाँ आता है। अब ट्रिगर सर्किट का काम क्या होता है, जो भी अब हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन होगा उसको सिंक्रोनाइज करेगा, मीन्स दोनों साथ साथ चल रहे हों, उसको ये देखता है। देन आता है एक टाइम बेस्ड जनरेटर। टाइम बेस्ड जनरेटर क्या होता है, स्केलिंग देखता है टाइम की, मीन्स टाइम, हमें टाइम का फंक्शन दिखाना है वेव फॉर्म को, तो ये टाइम सिग्नल जनरेट करेगा। फिर ये डिले लाइन क्या करेगी, जब यहाँ पर सिग्नल आ रहा होगा तो यहाँ जाने में और यहाँ से यहाँ आने में थोड़ा सा टाइम डिले होता है, तो टाइम डिले को बैलेंस करने के लिए हम टाइम डिले लाइन सिग्नल रिलीज़ करते हैं। ओके, जैसे ये सारा काम हो जाता है फिर हमें यहाँ पर एक फोकस्ड स्पॉट दिखता है। तो इस तरीके से CRO वर्क करता है। अब इसके मोड्स ऑफ ऑपरेशन क्या है, 4 मोड्स ऑफ ऑपरेशन है। पहला YT मोड, जिसमें Y एक्सिस पर हमें वोल्टेज दिखेगा, Y एक्सिस पर वोल्टेज, और इस एक्सिस पर हमें टाइम दिखेगा। XY मोड में क्या होगा, एक सिग्नल दूसरे सिग्नल का फंक्शन होगा, यानी कि एक सिग्नल हमें यहाँ दिखेगा और एक सिग्नल हमें यहाँ दिखेगा, दोनों एक्सिस पर। इसी से एक लिसजिस पैटर्न आया जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज डुअल ट्रेस मोड, जिसमें 2 सिग्नल साइमल्टेनियसली डिस्प्ले होते हैं, यानी कि हमें 2 टाइम पर 2 सिग्नल शो हो रहे होंगे। ओके,
स्वीप मोड में सिंपली टाइम वेरिंग सिग्नल्स को दिखाता है, जो टाइम के साथ वेरी कर रहे हैं उन्हें। इसमें एक पॉइंट और है, जो हाई वोल्टेज सप्लाई है वो हम देते हैं CRT को, यानी कि इससे हम हाई वोल्टेज देंगे, और जितने बाकी के सर्किट्स थे यानी कि ये और भी जो हैं उन सबको हम लो वोल्टेज सप्लाई दे रहे होंगे। अब CRO में हमें कुछ मेजरमेंट्स देखने हैं, ये भी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि हाउ वी कैन मेजर फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज, करंट, फेज, तो ये हम इसमें देखेंगे। तो वोल्टेज के लिए CRO में हम पीक टू पीक वोल्टेज मेजर करते हैं। पीक टू पीक यानी कि जैसे ये है, तो ये पीक टू पीक वोल्टेज मेजर होता है, जिसको निकालते हैं लेंथ ऑफ ट्रेस इनटू डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी, यानी कि नंबर ऑफ वर्टिकल डिवीजन कितने हैं इनटू रीडिंग्स ऑन वोल्टेज अपॉन एक पर डिवीजन क्या रीडिंग है वोल्टेज की। अब ये कैसे निकालेंगे, इस तरीके से जब हम देखेंगे CRO में तो इस तरीके से स्क्रीन पर होता है, और इस स्क्रीन पर हमें ऐसे वेव दिखाई देती है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वर्टिकल डिवीजन्स कितने हैं, यानी कि एक साइकिल में, इस साइकिल में हमें नंबर ऑफ वर्टिकल डिवीजन्स कितने दिख रहे हैं, 1 2 3, तो ये हम यहाँ लिखेंगे। एंड देन रीडिंग्स ऑन वोल्टेज, जो भी वोल्टेज पे रीडिंग दिखाई दे रही होगी एक डिवीजन में, वो हम यहाँ लिखेंगे। सो इससे आ जाता है हमारा वोल्टेज, पिक टू पिक वोल्टेज। नेक्स्ट आता है करंट। करंट सिंपली हमें वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करना है। अगर हम रेजिस्टेंस लगा दें तो उस रेजिस्टेंस पे जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, दोनों नोन है, तो हम करंट निकाल सकते हैं सिंपली। फेज़ कैसे निकालते हैं, फेज़ जो भी फेज़ डिफरेंस है डिवीजन्स में, जो ये डिवीजन्स हैं, ये वाले डिवीजन्स और यहाँ वाले डिवीजन, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो, और डिग्री का डिवीजन और डिग्रीज, और पर डिवीजन कितना डिग्रीज है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें फेज मिल जाएगा। सो इसको हम इस डायग्राम से भी देख सकते हैं, जिसमें एक वेव फॉर्म ऐसे जा रही है और एक वेव फॉर्म ऐसे जा रही है। तो ये जो लैग आ रहा है दोनों में इतना सा, यही हमारा फेज डिफरेंस होगा। इसको हम यहाँ यूज़ करेंगे। अब फ्रीक्वेंसी के लिए सबसे पहले हमें निकालना होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, जो भी हॉरिजॉन्टल डिवीजन्स हैं पर साइकिल, यानी कि हॉरिजॉन्टल डिवीजन्स ये वाले, ये डिवीजन्स कितने हैं इस साइकिल के अंदर, यानी कि यहाँ पे ये सारे डिवीजन्स, इन सबको ये यहाँ लिखेंगे। एंड देन पर डिवीजन कितनी रीडिंग है टाइम की, वो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें टाइम पीरियड मिल जाएगा। उसी का हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमें फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। ओके, तो इस पर कभी कभी न्यूमेरिकल्स आएंगे, चीज़ें गिवन होंगी, बस हमें नॉर्मली फॉर्मूला पता है, वी कैन कैलकुलेट। नेक्स्ट है लेसेजेस पैटर्न। ये 22-23 में 2 मार्क्स में पूछा था कि ये CRO में क्या इसका पैटर्न होता है और ये क्यों यूज़ होता है। तो ये एक ऐसा पैटर्न है जिसमें साइनसोइडल सिग्नल्स दिखाई देते हैं हमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे भी और वर्टिकल पे भी। कैसे, लेट्स सी। जैसे मैंने ये बनाए हुए एक एक्स प्लेट पे, एक वाई प्लेट पे, यानी कि एक सिग्नल कुछ इस तरीके से होगा और एक सिग्नल इस तरीके से होगा। इस केस में लेसेजेस पैटर्न वर्क करता है। इसकी हेल्प से हम फेज डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं 2 सिग्नल्स के बीच में जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी हो, और उनका फ्रीक्वेंसी रेशियो कैलकुलेट करते हैं, जो कि होता है FY/FX। तो बेसिकली बस इसलिए यूज़ होता है। नेक्स्ट इज डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप, यानी कि DSO जिसे हम कहते हैं। तो ये क्या करता है, ये सिंपली CRO जैसे ही होता है, बस इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, ये उसी डेटा को स्टोर भी कर लेता है मेमोरी के फॉर्म में। मेमोरी में ये डेटा को डिजिटल फॉर्म में स्टोर करता है, 0s and 1 में, और जो मेमोरी है वो यहाँ पर स्टोरेज यूनिट का काम करती है। ओके, ये एक ब्लॉक डायग्राम है DSO का, जहाँ पे इनपुट सिग्नल यहाँ से आएगा, एम्पलीफायर सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, यहाँ से एक ट्रिगर है, ट्रिगर जाएगा टाइम बेस के पास, टाइम बेस से स्केलिंग होगी, फिर हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर के पास जाएगा, फिर यहाँ से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, ये मेमोरी में स्टोर होगा, फिर मेमोरी से एनालाइजर सर्किट में जाएगा, एनालाइजर सर्किट्स एनालाइज करेगा डेटा को, मतलब सिग्नल को, एंड देन वो जाएगा वेव फॉर्म कंस्ट्रक्ट होगी, कंस्ट्रक्ट करने के बाद ये दोनों CRT पे जाएंगे एंड हमें डिफ्लेक्ट होकर स्क्रीन पर दिखाई देंगे। नेक्स्ट इसके एप्लीकेशंस देख लेते हैं। ये सर्किट डीबगिंग में यानी टेस्ट करने के लिए होता है, कोई खराबी कहाँ है। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में होता है यूज़,
सिग्नल्स को टेस्ट करने में, जनरली ये टेस्टिंग के लिए होता है। ये टाइम पीरियड को मेजर करने के लिए, फ्रीक्वेंसी को, वोल्टेज, करंट, ये सब चीज़ों को मेजर करने के लिए, टीवी सिग्नल्स को एनालाइज करने के लिए, इन सब में डिजिटल स्टोरेज यानी कि DSO यूज़ होता है। एडवांटेजेस क्या है? इजी टू ऑपरेट है, एफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा दिखाने में मीन्स बहुत हाई क्वालिटी दिखाई देता है। इसका फ्लेक्सिबल डिस्प्ले है, इस इन्फिनाइट स्टोरेज टाइम के साथ, यानी कि कभी भी हम डिस्प्ले करा सकते हैं, कभी भी स्टोरेज से एक्सेस कर सकते हैं इन्फिनाइट टाइम में, कोई बाउंडेशन नहीं है। ट्रिगरिंग प्रोवाइड करता है, यानी कि सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में, डिफ्लेक्शन में। स्टोरेज प्रोवाइड करता है, मेजरमेंट प्रोवाइड करता है, कुछ फंक्शंस जो हमें डिस्प्ले कराना है उसको मेजरमेंट भी कर लेता है। कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी इसमें वेव फॉर्म को रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, यानी कि कहीं स्टोर है मेमोरी में, उसको हम दोबारा यूज़ करके रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। देन ये लार्ज सैम्पल्स को भी कलेक्ट कर सकता है। तो इस यूनिट का लास्ट टॉपिक एनालॉग ऑसिलोस्कोप, जिसको हम लोग सिंपली CRO भी कहते हैं, और डिजिटल स्टोरेज, इन दोनों में डिफरेंस। तो एनालॉग वाला जो है वो स्टोर नहीं कर सकता है सिंपली, लेकिन डिजिटल वाला स्टोर कर सकता है और एनालाइज भी कर सकता है। इसकी राइटिंग स्पीड यानी कि डिस्प्ले कराने की जो स्पीड है उस पर जितनी जल्दी डिस्प्ले हो रहा है वो स्पीड इसकी ज़्यादा है, बैंडविड्थ भी ज़्यादा है। इसकी बैंडविड्थ और राइटिंग स्पीड दोनों कम है। ये लेस स्टेबल है और लेस एक्यूरेट है, क्योंकि यहाँ पर टाइम बेस जो है वो कौन जनरेट करता है? रैम्प सर्किट, वो थोड़ा सा इतना एक्यूरेट नहीं है। यहाँ पे क्रिस्टल क्लॉक के थ्रू टाइम बेस जनरेट होता है, इसीलिए ये ज़्यादा स्टेबल और ज़्यादा एक्यूरेट है। इधर पे नॉर्मल ट्रिगरिंग सिस्टम यूज़ होता है, यहाँ पे एडवांस्ड ट्रिगरिंग सिस्टम यूज़ होता है। ये AC to DC कन्वर्टर का यूज़ नहीं करता है, ये EC to DC कन्वर्टर का यूज़ करता है। तो ये थे कुछ बेसिक डिफरेंसेस दोनों में। तो यहाँ ख़त्म होती है हमारी यूनिट 5। थैंक यू।